नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के। आज हम इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे बल्कि भविष्य की ओर देखेंगे। 1947 में भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए और अब देश की नजर 2047 पर। स्वतंत्रता के 100 वर्ष। प्रश्न यह है कि उस भारत की तस्वीर कैसी होगी? क्या वह केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा या सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी विश्व का मार्गदर्शक बन पाएगा? आज संघ गाथा में हम जानेंगे 2047 संघ का विजन। मैं समय हूं। मैंने भारत को गुलामी की बेड़ियों से निकलते देखा है। मैंने स्वतंत्रता का सूर्योदय देखा है और अब मैं उस भारत की ओर बढ़ रहा हूं जिसका संकल्प है 2047 तक विकसित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत। लेकिन 2047 केवल कैलेंडर का एक पड़ाव नहीं, यह उस भारत की कल्पना है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। संघ इसी संकल्प को केवल सत्ता या सरकार का विषय नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक पुरुषार्थ का विषय मानता है। शाखा से लेकर सेवा कार्यों तक, शिक्षा से लेकर स्वदेशी चिंतन तक, संघ का प्रयास समाज के हर वर्ग में राष्ट्रभाव और कर्तव्य बोध जगाने का रहा है। क्योंकि 2047 का भारत केवल सरकारों से नहीं बनेगा। 2047 का भारत बनेगा एक जागरूक, संगठित और जिम्मेदार समाज से। देश की सेवा में लगा है संघ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की राह पर संघ। गौर करें तो इन 91 सालों में संघ अपने ऊपर लगने वाले हर आरोपों को झूठा साबित करने में सफल रहा है। संघ के इतिहास और विचारधारा पर पप्तियां कसने वाले लोगों को जानना चाहिए कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केवी हेडगेवार उन गिने चुने क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष किया। वे 1921 में कांग्रेस आंदोलन में भी शामिल हुए। 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं द्वारा राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा से तंग आकर 1925 में राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आजादी के दौरान या बाद में कभी भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत देखने को नहीं मिला जिसको लेकर ये दावा किया जाए कि संघ का आचरण राष्ट्रहित के खिलाफ रहा है। हजारों बार साबित हो चुका है कि जिन बातों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया जाता है वे राष्ट्रवाद और राष्ट्र चरित्र से जुड़े होते हैं। समाजवाद का ठेका उठा रखे छद्म समाजवादियों को ज्ञात होना चाहिए कि 1966 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कठिन परिश्रम और कार्यकुशलता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भरपूर तारीफ की। अक्सर वामपंथी और तथाकथित सेकुलर लेखकों द्वारा दुष्प्रचार किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों और ईसाइयों के विरुद्ध है, जबकि ये पूर्णतया असत्य और बुनियादहीन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य संपूर्ण समाज को संगठित कर हिंदू जीवन दर्शन के प्रकाश में समाज का सर्वांगीण विकास करना है। भारत में रहने वाले मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में संघ की सोच और समझ क्या है, वो 30 जनवरी 1971 को प्रसिद्ध पत्रकार सैफुद्दीन जिलानी और गुरुजी से कोलकाता में हुए वार्तालाप, जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ, से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। सच तो यह है कि कांग्रेस तथाकथित सेकुलर दल और छद्म बुद्धिजीवियों का एक वर्ग एक साजिश के तहत संघ को मुस्लिम और ईसाई विरोधी करार देता आ रहा है। ये वही गिरोह है जिसे जेएनयू में लगने वाले देश विरोधी नारों से ऐतराज नहीं और वे भारत की बर्बादी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं। अगर ऐसे लोग देशभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकी संगठन से करते हैं तो ये उनके राष्ट्र विरोधी धारणाओं को ही पुष्ट करता है। संघ कभी किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करता। आरएसएस एक अनुशासित संगठन है जिसका काम केवल मानव जाति की भलाई है। भारत के युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा, इजी रास्ते पर मत चलिए। जो साधना वाला, कठिनाई वाला रास्ता
उसको अपनाइए। परिश्रम लगेगा और परिश्रम के साथ साथ आपकी क्षमता का भी विकास होगा। इसलिए हम देश के युवाओं को नए भारत के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है वैसा करना पड़ेगा। दीनदयाल जी ने भी अपने जो 4 भाषण दिए उसके अंतिम भाषण में यही किया था। दीनदयाल जी ने 2-3 कॉन्सेप्ट दिया था। एक चिति कहते हैं संस्कृति को, किसी भी देश की मूल आस्थाओं को। जो चिति के प्रकाश में, प्रकाश किसका रहना, चिति का रहना चाहिए, अपने मूल्य और परंपराओं का रहना चाहिए। पर काम कैसे होगा? विराट का जागरण करके, अर्थात देश के सब लोगों का संगठन निर्माण करके। तो चिति के प्रकाश में विराट का जागरण कर देश की वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए आगे आने वाले भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर आज के युवक को उस और अपने को समर्पित कर देना है। उसमें से निश्चित रूप से सुखद भारत का निर्माण होगा। वो भारत ही नहीं, समूची दुनिया को दिशा दर्शन करने का काम करे। संघ का मूल विचार केवल संगठन बनाना नहीं, बल्कि व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करना है। इसलिए 2047 की बात होती है तो चर्चा केवल उद्योग, तकनीक और विकास तक सीमित नहीं रहती। सामाजिक समरसता, सशक्त परिवार, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय जीवन मूल्य, नागरिक कर्तव्य और आत्मनिर्भरता जैसे विषय भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या विकसित भारत मतलब हिंदुस्तान की केवल ऊंची इमारतें हैं? नहीं, उसके साथ संस्कार भी। यही इस विमर्श का महत्वपूर्ण पहलू है। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरी पहचान केवल मेरी सीमाओं से नहीं, मेरी पहचान मेरे करोड़ों संतानों के संस्कार, परिश्रम और संकल्प से है। मेरा सपना है ऐसा भारत जहां विकास के साथ संस्कार हो, आधुनिकता के साथ संस्कृति हो, विज्ञान के साथ विवेक हो और अधिकारों के साथ कर्तव्य का बोध हो। संघ के लिए भारत 2047 का अर्थ केवल आर्थिक शक्ति बनना नहीं है। इसका अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति तक अवसर और सम्मान पहुंचे, गांव मजबूत हों, युवा आत्मनिर्भर बने, महिलाएं सशक्त हों और भारत अपनी ज्ञान परंपरा के साथ विश्व का मार्गदर्शन करे। मैं चाहती हूं कि मेरी संतानों में केवल मेरा क्या का भाव न हो, बल्कि मेरे भारत के लिए मेरा क्या का संकल्प हो। क्योंकि जब हर भारतीय राष्ट्र को अपना परिवार मानेगा, तभी मेरा भारत 2047 में केवल विकसित नहीं, वैभवशाली और संस्कारित भारत बनेगा। ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब
आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। जो भारत हमारा, जो हमारी दृष्टि है अखंड भारत की, हमारा 25 वर्षों में होगा या 50 वर्षों में होगा या 5 वर्षों में होगा, हमने अपना लक्ष्य ले रखा है कि हमने भारत को शक्तिशाली भारत, संपन्न भारत, वैभवपूर्ण भारत, शक्ति संपन्न भारत इस दृष्टि में देखना चाहते हैं। सशक्त भारत, समर्थ भारत। तो हमारा तो दृष्टि ही वही है, चिंतन ही वही है, संकल्प ही वही है, भावना ही वही है। तो हम तो इसी दिशा में देखना चाहते हैं। और संस्कृति युक्त भारत, संस्कृति युक्त भारत। तो संस्कृत भारत, समर्थ भारत हो, संस्कृत निष्ठ भारत हो, ये हमारी संकल्पना है। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैंने संघ की शाखाओं में पीढ़ियों को बदलते देखा है। मैंने देखा है कि कैसे एक व्यक्ति से शुरू हुआ विचार समाज के अनेक क्षेत्रों में सेवा और संगठन का माध्यम बना। भारत 2047 की यात्रा में भी मेरा संदेश वही है। व्यक्ति से पहले राष्ट्र, अधिकार से पहले कर्तव्य और स्वार्थ से पहले सेवा। 147 का भारत केवल ऊंची इमारतों, बड़ी अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक से महान नहीं होगा। उसकी असली शक्ति होगी उसका चरित्र, उसका सामाजिक समरसता का भाव, उसकी संस्कृति और उसकी राष्ट्र निष्ठा। इसलिए मेरी छाया में लिया गया संकल्प केवल भविष्य का सपना नहीं, वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का आह्वान है। आने वाली पीढ़ी को ऐसा भारत देना है जिस पर उसे गर्व हो और जिसके लिए वह स्वयं भी कुछ करने को तैयार हो। युवा पीढ़ी से मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक पूज्य गुरु जी ने कहा था, वो कहते हैं जब ये यौवन रूपी पुष्प खिल जाए तो इसको राष्ट्रदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तो जब हम युवापन में आ जाते हैं तो इस देश के विकास में, इस देश की योजनाओं में, इस देश की दृष्टि के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे तो वह इस राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा भी होगी। और युवा जो अलग अलग दिशाओं में जाता है वो उस मातृभूमि के प्रति काम करेगा। यही जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भी है। कुछ लोगों को लग सकता है कि 2047 तो अभी बहुत दूर है, इसके लिए अभी क्या काम करना। लेकिन उस सोच से भी हमें बाहर निकलना है। विकसित भारत की इस यात्रा में हमें हर रोज नए लक्ष्य बनाने हैं, उसे प्राप्त करना है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। बीते 10 वर्षों में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं
तो वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। इस दशक के अंत तक भारत ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। हमारी रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने इस दिशा में 2030 तक अचीव करना है। साथियों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य अगले दशक में ओलंपिक्स के आयोजन का भी है। इसके लिए देश जी जान से जुटा हुआ है। स्पेस पावर के रूप में भी भारत अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हमें 2035 तक स्पेस में अपना स्टेशन स्थापित करना है। दुनिया ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान की तैयारी जोरों पर है। लेकिन हमें उससे भी आगे का सोचना है। हमें अपने चंद्रयान पर सवार करके किसी भारतीय को चांद पर लैंड करवाना है। ऐसे अनेक लक्ष्यों को पाते हुए ही हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। जहाँ तक संस्कृति की बात है तो संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की, ये पूरे विश्व को एक परिवार मानकर सभी सर्वेपि सुखिनः सन्तु, पूरे विश्व का कल्याण हो और सभी मतलब वही की चिंता करे, नॉट अदर्स अस। तो ये बात तो दुनिया में सभी को इस प्रकार से विचार करना ही पड़ेगा। और इस दृष्टि से विचार करने के लिए जो इस प्रकार से सोचते हैं उनका मजबूत होना ज़रूरी है। अगर इस प्रकार से जीवन जीने वाला राष्ट्र जो भारत है वो अगर हर दृष्टि से सक्षम होगा, मतलब राष्ट्रीय दृष्टि से, अपने सामाजिक दृष्टि से, अपने व्यवहार की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से अगर उस दिशा में मजबूती से हम चलेंगे तो निश्चित रूप से वो दुनिया में लोग उससे निश्चित रूप से बोध लेकर अपने जीवन को भी वैसा बनाएंगे। और जहाँ भी कोई अन्याय करने की सोचेगा तो जो भारत जैसा एक सक्षम देश उस अन्याय को रोक भी पाएगा। 2047 का भारत कैसा होगा ये केवल सरकारें तय नहीं करेगी, यह समाज के चरित्र, युवाओं के संकल्प और नागरिकों के भागीदारी से तय होगा। यदि हर नागरिक अपने कर्तव्य को राष्ट्र धर्म माने, यदि समाज में समरसता और सेवा की भावना मजबूत हो, यदि भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान साथ चले, तो विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता बन सकता है। यही दृष्टि है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। मैं समय हूं और समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। 1947 दूर दिखाई देता है, लेकिन राष्ट्र का भविष्य आज के निर्णयों से बनता है। आज का संस्कार, आज की शिक्षा, आज की सेवा, आज का पुरुषार्थ ही कल के भारत की नींव रखेगा। संघ की दृष्टि में भारत 2047 कोई अकेली योजना नहीं, यह राष्ट्र के पुनर्निर्माण का दीर्घ संकल्प है जिसमें सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक की अपनी भूमिका है। आज आवश्यकता है कि हम केवल 2047 के भारत की कल्पना न करें बल्कि उसके निर्माण में अपना योगदान भी तय करें। क्योंकि 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा तब इतिहास हमसे एक सवाल पूछेगा, जब भारत अपने भविष्य का निर्माण कर रहा था तब तुमने क्या किया? उत्तर आज से लिखना होगा, क्योंकि 2047 का भारत आज के भारत से ही बनेगा। 1947 आजाद भारत, एक नए सपने का जन्म, एक नए सफर की शुरुआत। गांव से लेकर गगन तक हमने हर सपना साकार किया। ये है भारत की यात्रा,
मिट्टी से मंगल तक और उम्मीद से उन्नति तक। 2047 में आपका स्वागत है। ये वो भविष्य है जिसका हमने निर्माण किया है, जहां प्रौद्योगिकी हर हाथ को सशक्त बनाती है, हर निर्णय को एक स्थिर दिशा देती है। एक ऐसा भारत जो एक आधुनिक नेटवर्क से बंधा है। हर गली, हर घर, हर इंसान एक साझा नियति से जुड़ा है। यात्रा अब सहज है, एआई और सशक्त नेटवर्क द्वारा निर्देशित। हर वाहन जुड़ा हुआ, हर सफर सुरक्षित, सम्मानजनक। एक स्मार्ट कनेक्टेड सिस्टम, हर संसाधन का समझदारी से उपयोग, स्वच्छ और सक्षम भविष्य की गारंटी। विकसित भारत है 100% स्वच्छ भारत। 2047 का भारत एक हरित महाशक्ति है। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड, आईओटी और टेलीकॉम इंटेलिजेंस से संचालित, जो सौर ऊर्जा, रेगिस्तानी हवाएं और समुद्र की शक्ति का भरपूर उपयोग करता है। विकसित भारत की यह मान्यता है कि प्रगति प्रकृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर ही हो सकती है। ये है भविष्य के खेत खलिहान। ड्रोन हर खेत का सर्वेक्षण करते हैं। एआई मिट्टी और मौसम का विश्लेषण करता है और हर निर्णय डेटा से संचालित होता है। हाइपर कनेक्टेड खेत और रियल टाइम टेलीकॉम द्वारा अरबों लोगों का पोषण होता है। विकसित भारत सिर्फ भोजन ही नहीं देता, बल्कि उन हाथों को सशक्त करता है जो देश को भोजन देते हैं। चाहे सबसे ऊंचे पहाड़ हों या व्यस्त शहर, हमारे दूर संचार नेटवर्क हर दिल तक उपचार पहुंचाते हैं। अब बर्फ से ढके पहाड़ों में भी सर्जरी संभव है, क्योंकि कनेक्टिविटी ने दूरियां मिटा दी हैं। एआई समय रहते चेतावनी देता है और संकट आने से पहले ही उसकी रोकथाम करता है। विकसित भारत में स्वास्थ्य सेवा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक अटूट वादा है। विकसित भारत साकार हुआ क्योंकि हमने मिलकर एक सपना देखा, क्योंकि हमने नियति को नए सिरे से परिभाषित करने का साहस किया, क्योंकि हमने चुना एक दूसरे से और भविष्य से जुड़े रहना। आज के सपने हमारे कल को आकार देते हैं। ये हमारी सदी है, हमारी सोच और सशक्त प्रयास द्वारा विकसित। ईंट दर ईंट, कदम दर कदम, सपना दर सपना, इस भारत का निर्माण हुआ है। ये है हमारा भारत। ये है विकसित भारत 2047। सिर्फ एक विकसित राष्ट्र नहीं, बल्कि वो राष्ट्र जो पूरी दुनिया के विकास को एक दिशा देता है। जय हिंद। एक शताब्दी पहले कुछ स्वयंसेवकों ने राष्ट्र निर्माण का एक बीज बोया था। आज वह एक विशाल वटवृक्ष है, लेकिन हर पीढ़ी के सामने एक नया प्रश्न होता है, अब आगे क्या? 2047 का भारत कैसे होगा? इसका उत्तर केवल नीतियों में नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक संकल्प में छिपा है। आइए इतिहास से प्रेरणा लेते हुए भविष्य की ओर बढ़े।
और समझे कि परम वैभव संपन्न भारत की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज की संघ गाथा का यही उद्देश्य है। तो आइए उस हिंदुस्तान की कल्पना करें जिसकी कल्पना परम वैभव में तमे तस्वराष्ट्रम में की गई थी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा